तो सेक्शन सी का 16 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31st March 2021। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लोग प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3:2 में। ओके। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 31,000 है, एक्स का कैपिटल 17,500, वाई का कैपिटल 17,500 रुपया है। एसेट साइड में कैसेट बैंक है, लैंड ऑफ बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर है। कुछ एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। दे टेक जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 April 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म। जेड इज टू ब्रिंग 2,500 as goodwill with which is to be retained in the business. Jed also bring in rupees 7,500 as his capital for the purpose of the admission of Jed the firm. Asset were valued as under land and building to be taken at 15,000, plant and furniture to be reduced by 10% and provision of 5% on debtor is to be made for doubtful debt. The stock is to be taken at 12,500. Prepare revaluation account and the capital account of partner. देखिए हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना है। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। तो सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। इसमें एक गुडविल का ट्रीटमेंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जिसमें कुछ एसेट्स का दाम बढ़ेंगे कुछ घटेंगे। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। जेड 2,500 गुडविल लेके आ रहा है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पहले कुछ बता देते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए जो नया पार्टनर आता है अपने साथ गुडविल और कैपिटल लेके आता है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो गुडविल को एंजॉय करता है, ठीक है, और कैपिटल तो फर्म में रह जाता है, वो उससे बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो गुडविल हम लोग का आया है 2,500। तो इससे पहले हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लें। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है, जो नया पार्टनर को जेड को एडमिट किए, तो किसी तरह का कंडीशन नहीं है उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सिर्फ जेड को एडमिट कर लिए। तो जेड को किस रेशियो में एडमिट किए हैं उसका हम लोग को यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जेड तो अभी नया पार्टनर आया है, उसको तो अभी प्रॉफिट होगा तब मिलेगा, तब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ज़रूरत पड़ेगा। फिलहाल तो अनकंडीशनल केस है, कोई कंडीशन नहीं है। तो अनकंडीशनल केस रहने से ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या है अपना? 3:2। तो गुडविल टेकन बाय ए इक्वल टू, गुडविल का अमाउंट 2,500 है, इंटू 3/5। अब बी कैसे लेगा? गुडविल टेकन बाय बी 2,500 इंटू 2/5। तो इसका कैलकुलेशन करके आएगा 1,500, इसका कैलकुलेशन करके आएगा 1,000, ठीक है। तो बाय बैलेंस बी डी, अच्छा, बाय गुडविल जब लेके आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा, और गुडविल को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। तो क्रेडिट हुआ तो बाय गुडविल ए को मिल जाएगा 1,500, बी को मिल जाएगा 1,000। बाय कैश ए बी नहीं लाएगा, सी लाएगा 7,500। ओपनिंग कैपिटल ए का है 17,500, इसका भी है 17,500। अब क्या करना है, हम लोग को रिवैल्यूएशन का आइटम पढ़ना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन का आइटम है
लैंड और बिल्डिंग अब टेकन एट ₹15,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 12,500, अब हो गया 15,000। तो लिखो यहाँ बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,500, फायदा हो गया। 12,500 का लैंड और बिल्डिंग था, अब बढ़ के हो गया वो 15,000। दूसरा है प्लांट में और फर्नीचर में रिड्यूस बाय 10%, तो प्लांट का वैल्यू कितना है 17,500, तो 10% रिड्यूस हो जाएगा प्लांट में। प्लांट एंड मशीनरी 1,750 टू फर्नीचर। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब लॉस होता है किसी एसेट में तो इधर लिखेंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो इस साइड क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आपका इसमें फर्नीचर का वैल्यू है 750, तो 10% मतलब 75 रुपीज़ लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो फर्नीचर के बाद डेटर का कितना वैल्यू है? डेटर का वैल्यू है 22,500। उस पर 5% डाउट करना है हम लोग को, प्रोविज़न करना है कि शायद वो नहीं मिलेगा। तो 22,500 का 5%। स्टॉक का क्या है? 12,500 हो गया आज, पहले से है स्टॉक 10,250। ठीक है। तो स्टॉक में कितना का फायदा हुआ है? स्टॉक में आपको फायदा हो गया है 2,250 रुपये का। ओके, फटाफट इसका कास्टिंग कर लेते हैं। इधर का टोटल कितना होगा आपका? इसका टोटल करिए 0574, इधर भी लिखो 4750। अब इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी डेटर का तो यहाँ लिखे ही नहीं, 1125। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 550 1800। तो पार्टनर का नाम है AB। 1800 को 3:5 में बांटिए, तो ये काट का आएगा आपका 1080, ये आएगा 720। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1080, यहाँ 720। अब ये प्रॉफिट हुआ है इसलिए इधर इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इनको मिलेगा 1080, इनको मिलेगा 720। अब इसको कास्टिंग करेंगे, 7,500 उसका होगा, इसका जोड़ के होगा 02219। ठीक है। और इनको जोड़ के होगा 08020। टू बैलेंस CD 20,080, 19,220 और 7,500। तो ये 16 नंबर कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी का 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ एडवांटेज भी आपको बताना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन सी में, जहाँ पर मार्क्स आपको कितना मिलेगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट टू एंड टू डिटरमाइन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये सब स्टेटमेंट को हम लोग एनालिसिस करते हैं। और इसको एनालिसिस करने में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये सब चीज़ों को बनाते हैं और उसके बाद एक एनालिसिस करते हैं, पता लगाते हैं कि हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं लास्ट ईयर से कि कम कमाएं, हम लोगों का लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, ये सब एनालिसिस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ हम लोग डिसीजन निकाल सकते हैं कि बिज़नेस को हम लोग आगे कैसे मूव करना है, किधर एक्सटेंड करना है, बिज़नेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है। ये सब कैलकुलेशन, ये सब डिसीजन लेने में आपको सुविधा होता है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली क्या बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करा के। सबसे पहले तो मैनेजमेंट को ये फ़ायदा हो जाता है कि बिज़नेस को कैसे चलाना है, ठीक है, फंड कहाँ से लाना है, आपका जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से करना है, डिमांड कैसा है बाज़ार का, कम है ज़्यादा है, ये सब मैनेजमेंट को चाहिए इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने से पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज आपको मिल जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो कंपनी अपना शेयर को लिस्टेड करा लिए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टर है कंपनी का स्टेटस को जानते हैं, देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। तो स्टॉक एक्सचेंज को भी ये डाटा चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्शन है ज़्यादा है कम है, प्रॉफिट ज़्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, डिविडेंड कम दोगे कि ज़्यादा दोगे शेयर होल्डर को। तो ये सब जानकारी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को, तभी वो आपको शेयर को वहाँ पर लिस्टिंग करता है और पब्लिक के बीच में उसको लाता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। एडवांटेज टू डिवेंचर होल्डर, एडवांटेज टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर होता कौन है, जो कंपनी का डिवेंचर खरीदते हैं वो डिवेंचर होल्डर हो जाते हैं और कंपनी को लोन के रूप में पैसा देते हैं। तो जो डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल में फ्लैक्चुएशन नहीं है तो डिवेंचर होल्डर को इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन डिवेंचर होल्डर को मिलेगा कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करा के ही पता चलता है। तो ये फ़ायदा हो जाता है डिवेंचर होल्डर को कि वो इन्वेस्टमेंट किस तरह का करेगा, लॉन्ग टर्म में करेगा, शॉर्ट टर्म में करेगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने से। कंट्रोल टू यूज लेस एक्सपेंसेस। आप अगर साल भर बिजनेस करते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं, इनकम होते जा रहा है, सेल होते जा रहा है, परचेज होते जा रहा है, तो उस समय ध्यान नहीं जाता है कि हम लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम कम हो रहा है, ठीक है। इनकम को बढ़ाने के भी एक तरीका है कि आप अपना एक्सपेंस को कम कर दीजिए, इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अननेसेसरी एक्सपेंस को आप मत करो, ठीक है। तो ये पता नहीं चल पाता है ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि सैलरी में कितना खर्चा हुआ, वेजेस में आज तक कितना खर्चा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए, उसमें हम लोग कुछ अंकुश लगा सकते हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है फाइनेंशियल एनालिसिस करने से। और फिफ्थ है हेल्प इन डिसीजन। किसी भी तरह का मेजर माइनर डिसीजन लेने में फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई भी डिसीजन लेना है आपको, मान लीजिए फैक्ट्री का कुछ एक्सटेंशन करना है, या फिर रॉ मटेरियल आपको अधिक मात्रा में खरीदना है, या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इन फ्यूचर में रेट बढ़ेगा घटेगा, ये 2-3 साल का इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने से ये पता चल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह से हम लोग बिजनेस को चलाएंगे। तो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय जब किसी तरह का समस्या आ जाता है कंपनी में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं।
हेल्प इन फॉरकास्टिंग, भविष्य में क्या होगा, डिमांड होगा प्रोडक्ट का या नहीं होगा, सप्लाई हम लोग बढ़ा सकेंगे कि नहीं सकेंगे, बहुत सारा चीज़ है जो भविष्य में हम लोग को अनुमान लगा के चलना पड़ता है कंपनी को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। तो वहाँ पर आपको फॉरकास्ट करने में बहुत मदद हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस के मदद से। तो ये था कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, जिसका कुछ एडवांटेज भी था, कुछ उसका मीनिंग था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 18 जो सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच to the public payable ₹4 on application, 8 on allotment, 8 and first and call. Application were received for 12,500 share. The director decide to allot 10,000 share and surplus of application money was utilized for allotment. देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चन को बना देते हैं। कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एप्लीकेशन का रेट है ₹4, अलॉटमेंट का है ₹8, और कॉल फर्स्ट कॉल का है ₹8, 8 दूनी 16 तो ₹20 का शेयर है। आपका 10,000 शेयर इशूड है, बट 12,500 शेयर ठीक है, 12,500 शेयर सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, फटाफट फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। देखिए सबसे पहले क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग application money received on 12,500 share at the rate of ₹4 each। तो 12/48, तो आपका कैश आ जाएगा कितना, 50,000, 50,000। एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री, ये पैसा को हम लोग को भेजना है कैपिटल में, तो शेयर इसको उलट देते हैं, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था 50,000 से, उसको डेबिट कर दीजिए 50,000 से। ओके, नाउ कैपिटल में कितना जाएगा, 10,000 शेयर इशू किए थे ₹4 का रेट से, तो आपको ₹40,000
कैपिटल में जाएगा और 10,000 2,500 इंटू 4 दैट इज 10,000 being application money transfer to share capital account and excess money transfer to share allotment account। एप्लीकेशन हो गया, अब अलॉटमेंट करेंगे। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले क्या होगा, ड्यू एंट्री। तो ड्यू कर लेते हैं, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being share allotment money due। 4 नंबर में ये पैसा आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। भाई यहाँ अमाउंट कितना होगा, यहाँ आपने शेयर बेचा था 10,000 इंटू 8 रुपया, तो यहाँ 80,000 रुपया ड्यू होगा, यहाँ भी 80,000 ड्यू होगा। बट देखिए बैंक में 80,000 नहीं आएगा क्योंकि अलॉटमेंट का 10,000 रुपया पहले से अपने पास आया हुआ है। तो कितना आएगा बैंक में, 70,000, और अलॉटमेंट में भी 70,000। ठीक है, तो जो पैसा आपका पहले से आ चुका है वो तो फिर दोबारा नहीं देगा ना, इसलिए उन लोग जो भी अलॉटमेंट का जो पैसा आने वाला है वो 10,000 रुपया कम आने वाला है क्योंकि वो पैसा पहले से आ चुका है। पाँच नंबर एंट्री होगा फर्स्ट कॉल का। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ शेयर लगा दीजिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट होगा, ये भी 80,000 होगा क्योंकि 8 रुपया कॉल मनी है पर शेयर। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी अभी ड्यू हो रहा है। ठीक है, 6 नंबर एंट्री क्या होगा, इसका पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो इसमें भी आपको 80,000 ड्यू था और वो रिसीव भी हो गया। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received on 10,000 share at the rate of ₹8 each। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है 19। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे आप लोग के लिए। और
आप लोग ये सब वीडियो देख के ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा ज़रूर, और आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा, या आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से आप पढ़ें। अगर किसी भी चीज़ का इंक्वायरी करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 19, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जो 90 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आपका 1 लाख रुपीज़ हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000 है, हाँ। डिक्रीज इन डेटर 25,000 रुपया है, और डिक्रीज इन बिल्स पेएबल 20,000 रुपया है। डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ 5,000 है। इंक्रीज इन स्टॉक 18,000 है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 12,000 रुपया है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका एक फॉर्मेट आप कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मेट कर लीजिए, 2 कॉलम कीजिए इधर। यहाँ करेंगे क्या, पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट, नॉर्मली ये होता है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, बिफोर टैक्स, ठीक है। इस ऐड जनरल रिजर्व, ऐड नॉन कैश ट्रांजैक्शन और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, लेस कर लेंगे नॉन कैश ट्रांजैक्शन और नॉन बिजनेस इनकम। देखिए इतना फॉर्मेट हम अभी लिखे, यहाँ से जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद यहाँ आएगा डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मेट अगर आप याद रखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से ये फॉर्मेट आप अगर याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए अब करना क्या है, इसमें अब करना है कि क्वेश्चन में देखते हैं कि नेट प्रॉफिट करंट ईयर का कितना है, 1 लाख है, तो इसको सेकेंड कॉलम में 1 लाख आप ऐसे लिख दो। उसके बाद है कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 10,000 है, तो 10,000 आप यहाँ
ऐड कर लो, 1,10,000 आ गया। अब क्या करना है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो होता तो है बट उसमें कैश किसी को देना नहीं पड़ता है। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हो गया, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस का राइट ऑफ करना। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए क्या है कि आपको एक्सपेंस नहीं करना है, कैश नहीं देना है, सिर्फ एंट्री करना है। तो इसको नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ऐसा आइटम अगर है आपका क्वेश्चन में तो आपको पहले खोजना पड़ेगा। जैसे है डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ, यहाँ पर आएगा एक डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ। तो ये कितने रुपए का है, 5,000, यहाँ लिख लो 5,000। उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिए ये भी है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मतलब मशीन बेचने का कारोबार नहीं है अपना तो कोई दूसरा बिजनेस है, बट मशीन बेच रहे हैं और कुछ लॉस हो गया तो इसके कारण तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, घट गया है। इसीलिए उसको हम लोग ऐड करके प्रॉफिट को अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का पैसा गया नहीं है। तो कितना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, 12,000 हुआ है। ये दोनों आइटम को जोड़ेंगे अगर और कुछ नहीं है तो, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे और लेस वाला आइटम में नॉन कैश ट्रांजैक्शन और या फिर नॉन बिजनेस इनकम, जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है मगर हम लोग जोड़ के रखे हैं, तो ऐसे इनकम को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, जो अपने बिजनेस का नहीं है। ऐसा है एक आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। $4,000, इसको जोड़ लीजिए, 17,000 होगा। अब 17,000 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसको भी जोड़ लीजिए, 1,27,000। अब ये जो लेस फिगर है इसको माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर से माइनस कर दीजिए। माइनस करने से क्या होगा, 1,27,000 की जगह 23,000 हो जाएगा, 1,23,000। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपका 1,23,000 आ गया है। अब हम लोग को डिक्रीज और इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये डिक्रीज इन करेंट एसेट ऐड क्यों होता है। आप कोई करेंट एसेट को बेचेंगे तो कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा, कैश आएगा। तो करेंट एसेट में स्टॉक आता है, डेटर है, ये सब से अगर पैसा रिकवर हो रहा है तो आपका कैश इनफ्लो होगा, इसलिए ऐड होता है। ठीक है, अब ये ऐड होता है तो अगर एसेट आप खरीदोगे तो आपका एसेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो पैसा क्या होगा, पैसा तो गोज आउट हो जाएगा, इसलिए ये लेस होता है। किसी क्रेडिटर को अगर आप पैसा दे दोगे तो डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिटर, दैट इज करंट लायबिलिटी होता है क्रेडिटर। तो आपका कैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश क्या होगा, गोज आउट हो जाएगा, इसलिए ये लेस होता है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होता है। और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ता है दैट मीन्स आप किसी क्रेडिटर का, बैंक का लोन शॉर्ट टर्म लेकर आपने अभी तक पैसा नहीं दिया, मतलब आपके पास पैसा क्या हुआ, इनफ्लो हो गया, इसलिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होता है। ठीक है, अब फटाफट इसका पोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट में डेटर है, देखो हम पहले से लिख कर रखे हैं, डेटर है कितना, 25,000 रुपया। तो यहाँ पर आप लिखो 25,000 रुपया। ये ऐड आइटम है इसलिए यहाँ पर 25,000 लिख के ऐड कर लीजिए। तो 8
1,48,000। उसके बाद देखिए बिल्स पेबल डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज बिल्स पेबल कितना रुपया है? 20,000 रुपया। तो यहाँ पर 20,000 लिखो, और ये लेस आइटम है तो यहाँ पर लेस ही कर लेते हैं। तो आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 1 लाख, बोलिए 28,000। अब क्या है? इंक्रीज इन स्टॉक। आपका स्टॉक का वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है? 18,000। तो स्टॉक के सामने लिख दीजिए यहाँ 18,000 माइनस में, तो यहाँ लिखो 18,000 माइनस करके, तो क्या आएगा आपका? 1,10,000। ठीक है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा इनफ्लो हो गया? 1,10,000। ओके। तो ये सैंपल पेपर जैक का जो सेट था ये पूरा हो गया है, मॉडल पेपर, और सारा क्वेश्चन हम डिटेल्स में आपको बताए हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा, बहुत आपके लिए अच्छा साबित हो। आप इसको देख के बहुत सारे चीज़ को सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को हम एक्सप्लेन किए हैं थोड़ा डिटेल्स में। ठीक है। इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा भी बना है, कोई बात नहीं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर का ही दूसरे सब्जेक्ट ईटीपी या बिजनेस स्टडीज़ का कोई सॉल्व करके हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय।